हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और आज लेक्चर नंबर 9th। लेक्चर भी 9th है और चैप्टर भी 9th है और आज का टॉपिक रहेगा बच्चों क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने अपवर्तन सीखा था, अब लौट के फिर परावर्तन पर आ गए। तो यहाँ एक स्पेशल टाइप का परावर्तन है जिसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह रहे हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे? क्रांतिक कोण, दैट इज क्रिटिकल एंगल, एंड पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, तो ध्यान से इस लेक्चर को देखते और सुनते चलिए। बहुत अच्छी तरीके से आपको सब समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखें, पिछले लेक्चर में जब हमने अपवर्तन पढ़ा था तब हमने एक घटना पढ़ाई थी बच्चों आपको कि जैसे ये इंटरफेस है, ये वो तल है, ये वो सतह है जो दो माध्यमों को अलग अलग कर रही है। मान लो मैंने ऊपर का माध्यम सघन ले लिया है। ऊपर का माध्यम मैं कैसा लेके चल रहा हूं बच्चों? सघन माध्यम। ठीक है, ये माध्यम कैसा रहा? सघन बना दिया, यानी सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। और ये विरल यानी रेयरर मीडियम। ठीक है, इस माध्यम को मैं दो नाम दे देता हूं और इसको एक, माध्यम 2 और ये है माध्यम 1। पहला माध्यम हम विरल को मान के चल रहे हैं क्योंकि उसमें सही भी रहेगा। वैसे मानने को कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखें, अपवर्तन की घटना कब होती है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। मान लो ये आपतन बिंदु है बच्चों, और इस आपतन बिंदु पर मैंने ये अभिलंब ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो देखें बच्चों, मान लीजिए कोई किरण इस पर, सॉरी बच्चों, आपतन बिंदु से हट गई थोड़ी सी, दोबारा बनाऊंगा मैं। ये किरण आपतन बिंदु पर तिर्यक आपतित हुई। तो बच्चों इसका मार्ग ये होना चाहिए था, लेकिन माध्यम बदल जाने से अब ये सघन से विरल में जा रही है, डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये हम पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं। तो ये किरण इस मार्ग पर न जा करके अभिलंब से दूर हट जाएगी। समझ रहे हैं बच्चों? ये आपतन कोण होगा और ये अपवर्तन कोण होगा। मान लो ये I1 है और ये R1 है। I1 और R1 कोण मैंने मान लिए, अभिलंब से दूर हट गई। और यहाँ स्नेल्स लॉ लगेगा बच्चों। स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या लगाओगे? इसका अपवर्तनांक, प्रकाश की किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रही है, तो क्या लिखेंगे? 2n1, क्योंकि 2 से 1 में जा रही है। ऊपर इंसिडेंस एंगल का साइन, साइन I बटे साइन R, एक जनरल। अभी मैंने I1 R1 लिख दिए हैं, मतलब I और R से ही मतलब है। तो अब आप कहेंगे चलो अभी इसको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आप कहेंगे सर यहाँ I1 R1 थे। मैंने अभी एक जनरल रूल लगाया है, जैसे मैं इसको I ही मान लूँ, चलो छोड़ो इसको 1 में अभी नहीं लिख रहा। ठीक है, तो यही तो रहेगा स्नेल्स लॉ, ये रहेगा बच्चों स्नेल्स लॉ जनरल। तो अब देखें, अगर इसमें मैं I बढ़ाऊं तो R भी बढ़ेगा। ठीक है, इस कोण को मैंने और बड़ा कर दिया पहले से, यानी किरण को और तिर्यक कर दिया। तो I पहले इतना था,
अब ये हो गया, तो अब आर भी बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का अनुपात कैसा रहना है, नियत रहना है, स्नेल्स लॉ से। ये कहाँ से आया है, स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का स्नेल का नियम, उससे आ गया है ये। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो ये अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा, तो प्रकाश की किरण जैसे और बड़े कोण पर आ गई, अपवर्तन कोण अब ये हो गया बच्चों। बात समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे मैं आई बढ़ाता जाऊंगा आर बढ़ता चला जाएगा, फिर एक स्थिति ऐसी आएगी बच्चों कि ये आर बढ़ते बढ़ते ये किरण बिल्कुल इसके सतह पर ही आ जाएगी, यानी ये अपवर्तन कोण अब कितना हो गया, 90 अंश हो गया कि नहीं। देखो किरण पहले यहाँ थी, ये बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना कर दिया है बच्चों, ठीक है। तो इस कोण पर वो कैसी हो गई, स्पर्श रेखी हो गई उस तल के, यानी अपवर्तन कोण हमारा 90 अंश हो गया। तो ऐसा जिस आपतन कोण पर होता है उसी को हम क्रांतिक कोण सी कह देते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण सी। कब, जब अपवर्तन कोण हमारा विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए। तो बच्चों इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जानी चाहिए। ऐसा क्यों, थोड़ी देर बाद बताएंगे। चलिए लौट के आते हैं। तो क्रांतिक कोण क्या रहा बच्चों, सघन माध्यम में आपतन का वह कोण जिसके लिए, यानी जिस कोण के लिए, क्योंकि कोण बदलोगे इधर का कोण बदलेगा। सघन माध्यम में आपतन का वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। तो लिख दूं मैं यहां बच्चों, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में बना आपतन का वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। इस कोण को सी से, क्रिटिकल एंगल है ना, तो सी से लिख दिया है, इसे सी से निरूपित करते हैं। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन मैंने क्रांतिक कोण की लिख दी है, समझ में आ गई होगी आपके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए कितनी अच्छी घटना थी। अब बच्चों मैं एक बात बताने जा रहा था कि ऐसा कब होगा, जब प्रकाश सघन से विरल में आए। विरल से सघन में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता उसको समझ लें बच्चों। जैसे अगर ये विरल माध्यम होता और प्रकाश की किरण ये सघन होता, तो जब प्रकाश की किरण इस पर तिर्यक आपतित करते तो अपने इस मार्ग पर न चल के वो किरण अभिलंब की ओर झुकती, क्योंकि विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ती है, तो इधर को बढ़ेगी, इधर को हट जाएगी। कोण को और बढ़ाओगे तो और इधर हट जाएगी, ये वाला कोण भी बड़ा होना है। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे सघन से विरल, वो विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर आती है बच्चों, तो जब तो इधर की ओर आ रही है
तो इधर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, तो नभ्यंश तो कभी हो ही नहीं पाएगा, नभ्यंश नहीं हो पाएगा, क्योंकि किरण इधर को अभिलंब की ओर ही मुड़नी, अभिलंब की ओर ही रहनी है। इसलिए इस कोण को बढ़ाने से या कम करने से इस कोण को बढ़ाएं। अभी मैं ये कह गया था बच्चों कि इस कोण को मैं बढ़ा दूं, इसको विरल से सघन में जा रहा है ना, ANG का मतलब सॉरी ए कह रहा हूँ, एक माध्यम से दो माध्यम में जा रहा है, तो आप इस कोण को बढ़ाएंगे भी तो ये इतना नहीं बढ़ पाएगा कि यहाँ तक आ जाए, क्योंकि अपने एक्चुअल मार्ग से अभिलंब की ओर ही रहनी है वो किरण, इसलिए। ठीक है, तो क्या जरूरी है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में ही आनी चाहिए। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लें। हाँ बच्चों, अब मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बच्चों देखो, मैंने एक पिछले लेक्चर्स में एक बात कही थी कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, कोई प्रकाश की किरण किसी इस दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर आपतित होती है, तो मैंने एक बताया था कि यहाँ पर 3 घटनाएं होती हैं कि इस प्रकाश किरण की तीव्रता का कुछ भाग परावर्तित होता है और कुछ भाग अपवर्तित होता है और कुछ भाग इस पृष्ठ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये बात मैंने बताई थी। तो बच्चों यहाँ देखें, इस बात को समझना है कि कुछ भाग परावर्तित हो पा रहा है, कुछ भाग, और कुछ भाग क्या हो रहा है, अपवर्तित भी हो रहा है। हम ये चाहें कि ये संपूर्ण भाग परावर्तित हो जाए, ये जो अपवर्तित हो रहा था वो भी परावर्तित हो जाए, इधर जाए ही ना, पार ही ना निकले। अवशोषण एक अलग बात हो गई, अवशोषित तो बहुत थोड़ी सी मात्रा होती है। तो हम इस अपवर्तन को रोकना चाहें तो इसी के लिए पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये जो प्रकाश पार निकल रहा था वो भी निकलना बंद हो जाए। वो कब होगा, अब यहाँ देखें, मैंने आई ये रखा था, किरण ये थी, इस आई को आपतन कोण को बढ़ाया था, किरण यहाँ आ गई थी। आपतन कोण की एक स्थिति ऐसी आई थी कि अपवर्तन कोण 90 अंश हो गया था, तो किरण उधर को बढ़ती चली जा रही है बच्चों। अब मैं इस आपतित किरण को इतना एंगल पर लेकर के आऊं कि वो क्रांतिक कोण से भी बड़ा हो। तो अब देखें, अब किरण दूर ही हटनी है, तो वो जो किरण इस माध्यम में अपवर्तित हो रही थी वो भी अब देखें पहले ही माध्यम में वापस लौट आई। तो इसी घटना को क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी जो भाग अपवर्तित हो रहा था वो भाग भी अब परावर्तित होने लगा, तो इसीलिए उसको क्या नाम दे दिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गई बच्चों कि जो भाग परावर्तित हो रहा था वो तो हो ही रहा था, जो अपवर्तित हो रहा था उस भाग को हमने इधर ही मोड़ लिया। कैसे, क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ही कोण बढ़ा के, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ही आगे बढ़ाओगे तो जो किरण दूसरे माध्यम में पार जा रही थी, जैसे ये किरणें जो पार जा रही थीं वो उसी माध्यम में लौट आईं, और जो ऑलरेडी पहले से परावर्तित हो रही थीं वो तो हो ही रही थीं। तो इस तरीके से पूरा प्रकाश परावर्तित होने लगा, और इस अवस्था में ये जो सतह है वो बहुत चमकीली दिखाई देगी आपको, क्योंकि ज़्यादा मात्रा परावर्तित होने लगी। एक तरीके से संपूर्ण मात्रा ही, उस तीव्रता का संपूर्ण भाग, अवशोषण वाला हिस्सा छोड़ दिया जाए तो पूरा प्रकाश इसी दिशा में उसी माध्यम में परावर्तित होने लगा और पृष्ठ वो बहुत चमकीला दिखाई देने लगेगा। तो इसी घटना को क्या कहेंगे बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस घटना को एक बार फिर सुन लें शब्दों में, जिससे कि आप उस पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन लिख सकें। तो क्या बनाएंगे बच्चों डेफिनेशन, कि जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तो प्रकाश का संपूर्ण भाग पहले माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस बात को आप शब्दों में लिख लेंगे, एक बार फिर सुन लें, बात समझ रहे ना बच्चों, कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश का संपूर्ण भाग उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो अब देखें, अब हम एक रिलेशन निकालेंगे क्रांतिक कोण में और
अपवर्तनांक में। तो देखें ये हमने स्नेल्स लॉ लगाया है, जब बच्चों हमारा आपतन कोण C हो गया था उस अवस्था में अपवर्तन कोण हमारा कितना हो गया था 90 डिग्री। ऐसा कब हुआ था, जब I बराबर कितना था C, तो उस समय देन R हमारा 90 डिग्री हो गया था। ए वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, तो 2n1 बराबर साइन I के स्थान पर C बटे साइन 90 की वैल्यू 1, तो 2n1 बराबर आ गया साइन C। लेकिन बच्चों हम मोस्टली यहाँ जो अपवर्तनांक लिखते हैं, दो क्या है, दो किसको बता रहा है, सघन माध्यम को, और एक विरल माध्यम को। तो हम विरल से सघन लेके चलते हैं, वो अच्छा लगता है थोड़ा देखने में, ऐसा कोई बात नहीं। इसको भी आप एक एक्सप्रेशन मान सकते हैं या इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि सिंस 2n1 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 1/1n2। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज पढ़ाई थी हमने एक लेक्चर में, उस समय हमने बताया था। तो 2n1 बराबर 1/1n2। ये क्या हो गया, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। ये क्या था, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक था। तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1/1n2 बराबर साइन C, या इसका उल्टा कर लें तो 1n2 बराबर 1/साइन C। ठीक है, तो 1 किसको रिप्रेजेंट हो रहा है, 1 किसके लिए है, विरल माध्यम के लिए, और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सघन माध्यम के लिए। अब जैसे मैं ये मान लूँ कि ये माध्यम कांच है, गिलास, और ये मान लिया मैंने एयर, वाटर भी ले सकता हूँ, वो भी विरल रहेगा कांच के सापेक्ष। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा बच्चों, पहले लिखना है विरल का। अब यहाँ ये नहीं देख रहे कि किरण किधर से किधर जा रही है, ये एक विरल का है और विरल है एयर, तो ANG बराबर 1/साइन C। ये किस कॉम्बिनेशन के लिए हो गया बच्चों, एयर और गिलास के लिए। गिलास और वाटर के लिए होता तो यहाँ WNG हो जाता। तो अलग अलग माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण, अलग अलग माध्यमों के जोड़े के लिए क्रांतिक कोण का मान अलग अलग होगा। जैसे वायु और कांच के लिए अलग होगा, जल और कांच के लिए अलग होगा, वायु और जल के लिए अलग होगा। बात समझ रहे हैं, तो क्रांतिक कोण का मान भिन्न भिन्न माध्यमों के युग्म के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो बच्चों ये हमने रिलेशन निकाल दिया क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में, इसको भी आप नोट कर लेंगे। और ये घटना भी समझ में आ गई पूर्णांतरिक परावर्तन की, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें तब आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों अभी हमने पूर्णांतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण पढ़ा था, उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से समझ में आए। जैसे वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 हैं। कांच से जल पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण ज्ञात करना है कब, जब प्रकाश कांच से जल पर आपतित हो रहा है, कांच से निकल रहा है, जल में प्रवेश कर रहा है, यानी सघन से विरल में ही जा रहा है। क्योंकि कांच के लिए जल भी कैसा है, विरल है। थोड़ी देर पहले भी मैंने इस बात की चर्चा की थी। तो क्या क्या दे रखा है, वायु के सापेक्ष कांच का और जल का अपवर्तनांक दे रखा है, और क्रमशः इतने और इतने। तो वायु के सापेक्ष कांच, यानी इसको कैसे लिखेंगे, वायु एयर टू ग्लास, वायु के सापेक्ष यानी ANG बराबर कितना दे रखा है बच्चों, 3/2। और ये वायु के सापेक्ष जल का है, यानी ANW फॉर वाटर, तो ANW कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है। तो देखें बच्चों, अब प्रकाश कहाँ से कहाँ आपतित हो रहा है, ध्यान से समझेंगे। ग्लास टू वाटर, ग्लास टू वाटर। तो अब भी यहाँ क्रांतिक कोण बनेगा, जैसे ये अविलंब, तो वह कोण यानी ये C है, तो ये किरण इतना मुड़ेगी जिससे कि कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर, जिससे ये अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाएगा। ठीक है ना। और इससे बढ़ाओगे कोण को तो उसका पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा, अभी समझाया था। खैर अभी हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला निकाला था कि 1n2 बराबर 1/साइन C।
इसमें वन क्या था बच्चों, विरल माध्यम। यहाँ विरल कौन है, वाटर, ये विरल होगा और ये सघन होगा। तो विरल है वाटर, तो यहाँ वन के स्थान पर आ जाएगा W। और 2 क्या है, सघन माध्यम, और सघन है गिलास, तो WnG बराबर 1/sin इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें WnG तो पता ही नहीं है, WnG भी तो निकालना है बच्चों। तो WnG कैसे निकालेंगे, जो रिवर्सिबिलिटी वाला लेक्चर जब मैंने पढ़ाया था, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, वहाँ पर एक मैंने फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया था कि 2n3 जैसे निकालना हो तो 1n3/1n2, बाद वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव और पहले वाले का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो WnG निकालना है तो एयर के रेस्पेक्ट में लेके चलेंगे ANG/ANW, पहले वाला नीचे आएगा ANW। इस कॉन्सेप्ट को बच्चों अच्छी तरीके से भली भांति रूपी से ध्यान में रखें, बहुत जगह यूज़ होगा ये। तो WnG यहाँ से निकल आएगा बच्चों, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हमें पता है। तो WnG कितना आ गया, देखें ANG कितना है 3/2, तो 3/2 लिख दिया मैंने, बटे ANW है 4/3, अपॉन में करूँगा तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूँ 3/4, तो कितना आ गया बच्चों 9/8 आ गया। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँ तो 9/8 बराबर 1/sin। कैसे लिख सकता हूँ इसको, sin बराबर उल्टा कर दूँ 8/9, तो C निकालना है हमें। अब ये वैल्यू ऐसी है कि इसकी आपको टेबल में इस एंगल की वैल्यू नहीं पता होगी कि C कितना निकलेगा, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। C बराबर sin इनवर्स लगा के 8/9, ये एंगल आ गया बच्चों। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्रांतिक कोण का। तो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो माध्यमों के युग्म के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू तो आपने याद की नहीं है, आपने जो टेबल याद की है 30 की याद की है, 30 एंगल के लिए 30, 45, 60, 90 ये आपने याद की हैं बच्चों। तो इसको टेबल 9 का 8 में डिवाइड कर दीजिए, और आपकी बुक में एक टेबल होती है उससे इस इन्वर्स की वैल्यू निकाली जा सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप इतना ही छोड़ दें उसको, ठीक है ना, इन्वर्स में लगा के छोड़ सकते हैं। तो ये क्रांतिक कोण आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों एक प्रॉब्लम और करते हैं जो कि क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। ये आपकी NCERT की बुक की प्रॉब्लम है कि जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा गया है। ये समझ में आ गया, एक टैंक है उसमें पानी भरा है और तली पर एक छोटा सा बल्ब रखा है। तो जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है, और जल का अपवर्तनांक 1.33 दे रखा है। कहने का अर्थ क्या है बच्चों वो समझें। जैसे ये मैंने टैंक बनाया, ये वाटर है, और ये जो बल्ब है उसको हम बिंदु स्रोत मान के चलेंगे, उस बल्ब का खुद का एरिया नहीं माना जा रहा है। इतना ही काफ़ी है बच्चों, इतना बड़ा फिगर ही काफ़ी है। चलो अब बन गया, इतना और बना देते हैं। यानी ये जो टैंक है इस तरीके से, इस टैंक की जो गहराई है बच्चों वो है 80 सेंटीमीटर। गहराई कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है। थोड़ी सी लाइन तिरछी हो, चलिए उससे कोई फ़र्क नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। यहीं तक बनाओ, यानी टैंक फुल भरा हुआ है। ये है, ये स्तंभ कितना हो गया जल का 80 सेंटीमीटर, ये H हो गई। तो बच्चों होगा क्या उसको समझें कि जैसे यहाँ बल्ब होगा, ये वाटर है, क्या है वाटर, और बाहर तो वायु होगी बच्चों एयर। तो प्रकाश की किरणें इस बल्ब से जब चलेंगी, इस बल्ब से चलेंगी, जब बी बल्ब मान लिया,
तो सघन से विरल में जाएंगी तो बच्चों यहाँ पूर्णांतरिक परावर्तन भी हो सकता है। तो केवल बाहर कौन सी किरणें निकलेंगी, जैसे मान लो ये अभिलंब खींच दिया मैंने यहाँ पर, इस पर, मतलब इस यहाँ से लेके चल रहा हूँ, अभिलंब कुछ नहीं, कि एक प्रकाश की किरण जैसे ये गई तो ये क्या होगी बच्चों, इस माध्यम में क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हटके इधर को चली जाएगी। ठीक है ना बच्चों। तो ऊपर से ही तो देख रहे हैं हम इसको, तो कितना हिस्सा प्रकाशित हो सकता है। तो ये कोण अगर बच्चों सी, अब बढ़ाते जाएं, तो अगर सी हो जाए तो ये किरण इधर नहीं जाएगी। तो कितना हिस्सा, ये मैक्सिमम लिमिट आ गई। अब प्रकाश की किरण यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इससे थोड़ा सा भी कोण बढ़ेगा तो प्रकाश की किरण इसी माध्यम में लौट आएंगी, फिर हमें उतना हिस्सा ऊपर से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ प्रकाश दिखाई नहीं देगा। क्योंकि प्रकाश क्या होगा, कोण को जैसे मैं इससे और अधिक कर दूं, कोण को यहाँ से बढ़ा के इधर कर दूं, तो अब ये प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकलेगी, बल्कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, इसी माध्यम में आ जाएगी। तो केवल यहीं तक तो लिमिट है बच्चों। जब तक कोण सी से कम रहेगा उतना ही हिस्सा बाहर रिफ्लेक्ट होता रहेगा, और सी पर ही यानी कितना क्षेत्र दिखाई देगा, जब तक आपतन कोण सी से छोटा है और बराबर है तभी तक। बराबर वाली तो लिमिट आ गई एकदम, उससे थोड़ा सा भी कोण बढ़ा तो प्रकाश की किरण द्रव में ही, जल में ही पूर्ण आंतरिक रूप से परावर्तित हो गई, तो बाहर नहीं दिखेगा। तो मान लीजिए यहीं तक ये कोण कितना बन जाता है, क्रांतिक कोण के बराबर, तो इसके आगे हमें कोई प्रकाश दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से यहाँ एक ऊपर वृत्ताकार क्षेत्र बन जाएगा, एक ऐसा वृत्ताकार क्षेत्र, उसकी ये जो एंगल है वो सी ही रहेगी। बात समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये बच्चों थोड़ी सी लाइन तिरछी, तो ये कोण सी रहेगा, यहीं तक दिखेंगी बच्चों किरणें, और यहाँ हमें ऐसा एक वृत्त, क्योंकि सभी दिशाओं में निकलेंगी। तो सामने से जब टैंक का सामने का हिस्सा देखेंगे, जैसे मान लो टैंक को सामने से देख रहे हो, ऐसे है, गोल टैंक है, तो प्रकाश ऐसे निश्चित क्षेत्र में ही दिखाई देगा। इधर प्रकाश क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगा इतने हिस्से में, और किरण द्रव के अंदर ही लौट रही है, हमारी आंखों तक नहीं पहुँचेगी। हमें क्या दिखता है, हमें कोई चीज़ कैसे दिखती है, उससे परावर्तित होकर के जब प्रकाश हमारी आंखों में आता है, या उससे उत्सर्जित होकर हमारी आंखों में आता है। तो बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि इससे एंगल बढ़ेगा, वहीं पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगेगा, तो ये प्रकाश पार नहीं निकलेगा, क्योंकि यहीं पर लिमिट हो गई। इससे कम कोण पर जो किरणें जा रही होंगी वो इसमें बाहर निकल रही होंगी। समझ गए बच्चों। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यानी हमें ये क्षेत्रफल निकालना है, ये क्षेत्र पूछा है जिससे प्रकाश बाहर निकल सकता है। तो कितने कोण तक लिमिट रहेगी, सी तक, सी तक का ही प्रकाश निकलेगा बच्चों बाहर, सी के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगेगा। तो इस क्षेत्र की, ये जो क्षेत्र बना उसकी त्रिज्या में मान लूँ r, तो ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये तो h ऊंचाई है, ये वाली h, ये r, ये कोण c है। तो मैं इस रेडियस को निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ बच्चों, वो निकल आएगी। और सी से भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखें, तो केवल वही क्षेत्र दिखाई देगा, विजुअल एरिया जो होगा, विजुअल एरिया क्या कहें, मतलब वह एरिया जहाँ से प्रकाश किरणें निर्गत हो सकती हैं, वो इस एंगल के लिए ही फिट बैठेगा। तो देखें बच्चों, यहाँ से प्रकाश जा रहा है वाटर टू एयर, तो यहाँ विरल माध्यम एयर है, तो हम एयर लेंगे, और W है सघन, बराबर 1/sin c हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अब sin c निकालने के लिए हमें कर्ण पता होना चाहिए। तो इस त्रिभुज से अगर मैं देखूं, h मुझे पता है, r पता नहीं है अभी, तो इस फिगर से मैं देखूं तो पहले r निकाल लूं, या पहले हम वैल्यू पुट करते हैं। और ANW कितना दे रखा है बच्चों इस क्वेश्चन में, 1.33। इसको बच्चों में 4/3 भी लिख सकता हूँ। इसको कितना लिख सकता हूँ, 4/3। 3 से डिवाइड करोगे 1.33 ही आएगा, इससे सुविधा रहेगी। देखिए कि ये ट्रायंगल बन गया, आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये ट्रायंगल बना, ये कोण C है, और ये कितना है, ये तो 90 ही होगा,
और ये रेडियस r और ये है h। तो यहाँ साइन c निकालने के लिए ये पता होना चाहिए ना, तो उसको निकालने के लिए पहले ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ। ANW की जगह 4/3 रख दूँ मैं, तो ये आ गया 1/sin c। तो sin c कितना आ गया बच्चों? 3/4। इससे मैं tan c निकाल लूँ, इस फॉर्मूले से ही क्या निकाल दूँ? tan c, यानी sin c 3/4 है बच्चों, तो tan c निकालना है। मान लो ये 3 और 4 का रेशियो होता है, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ से sin c देखूँ तो क्या आएगा? ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कर्ण होगी, तो और sin c बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। तो sin c 3/4 है, तो मैं tan c का रेशियो निकाल लूँ। ऐसे आपने सवाल किए होंगे, जैसे 9th में किए होंगे आपने, कि जैसे ये c है तो, और ये क्या होता है? लंब बटे कर्ण, अनुपात ही तो है ये। तो लंब अगर 3 है ये, और तो कर्ण कितना होगा? 4, इतना ही तो होगा बच्चों। तो इस समय आधार कितना आ जाएगा? ये और निकाल लूँ मैं, तो इससे फिर मैं tan c निकाल लूँगा। तो कितना आएगा? अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा बच्चों? √4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल रहा हूँ, तो ये आ जाएगा √16 - 9 7, √7 आ गया। तो यहाँ से tan c कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार, और लंब कितना इसके लिए? 3, और आधार कितना? √7, यानी 3/√7 आ गया। अब इस त्रिभुज में लगा दूं इसी रेशियो को, तो tan c बराबर कितना होगा बच्चों? tan c बराबर लंब बटे आधार, यानी r/h। तो r/h और tan c अभी निकाला है 3/√7, तो बराबर r/h। तो r बराबर कितना आ गया? 3/√7 गुणा h, बराबर 3/√7 गुणा h कितना है बच्चों? 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल दूं तो 0.80 मीटर, वो यहाँ लिख देता हूँ 0.80, ये मीटर में आ गया। तो r निकल आया, तो ये जो जहाँ से प्रकाश निर्गत हो रहा है वो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? वो वृत्ताकार क्षेत्रफल होगा πr²। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अब सॉल्व करते हैं। ये एरिया निकालना है, यानी जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल, एक सेकंड बच्चों, टाइम हो रहा है, वह क्षेत्रफल जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है बराबर πr²। पाई का मान 3.14 रख देते हैं, या 22/7 रख लो, गुणा r² करेंगे बच्चों। r ये था, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और √7 का स्क्वायर हो गया 7, ठीक है। 3 का 9 हो गया, √7 का 7 हो गया, और इंटू 0.8 और है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 0.8 इंटू 0.8। इस सब को बच्चों सिंप्लीफाई करोगे, गुणा करके 49 का भाग दोगे तो आ जाएगा 2.58 मीटर स्क्वायर। यही वो एरिया है जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत होगा। तो बच्चों आज हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन सीख लिया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हल कर ली। अब आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे, और कल पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, आप कहेंगे सर आपने ये पढ़ा दिया, प्रकृति में ऐसी घटनाएं हमें कहाँ दिखाई देती हैं, क्या क्या
मतलब इसको कैसे प्रमाणित करोगे, हमें कुछ घटनाओं के नाम बताइए। तो हम कल ऐसी घटनाओं की चर्चा करेंगे जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हो रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग घटनाएं हैं जिन्हें आप प्रकृति में देखते हो। जैसे आपने देखा होगा बच्चों कि गर्मी के दिन हों, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है और आप बस में या कार में सफ़र कर रहे हैं और हाईवे पर जा रहे हैं, तो हाईवे जो बहुत दूर जब आप देखते हैं हाईवे को, उस सड़क को जब बहुत दूरी से देखते हैं तो आगे ऐसा लगता है कि बारिश हो गई है, जैसे ऐसा लगता है कि पानी है, सड़क पर पानी भरा हुआ है। लेकिन जब हमारी गाड़ी, हमारा वाहन वहाँ तक पहुँचता है तो वहाँ दिखता है कि वहाँ कोई पानी नहीं है। तो वो जो भ्रम है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। प्रकृति में ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग घटनाएं हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हो रही हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे कल के लेक्चर में। तो कल का लेक्चर देखना न भूलें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर ये पढ़ाई समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना न भूला करें बच्चों, बड़ा कंजूसी करते हो। ओके, मिलते हैं कल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्राकृतिक उदाहरणों के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।